वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, क्या मस्त अपडेट आ रहा है यहाँ पर उड़ीसा राज्य की तरफ से। इस बार भारत के राज्य उड़ीसा में एक और नई गवर्नमेंट जॉब भाई आप सभी के लिए निकाल दी गई है यहाँ पर उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा आपके पूरे राज्य भर के लिए यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ओएसएससी के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जो कि 250 के करीब वैकेंसियां निकाली गई है, यानी कि 250 के ऑलमोस्ट लगभग ये वैकेंसियां रहेंगी। और कौन से पोस्ट है जिन पर ये वैकेंसियां निकाली गई, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप सभी लोगों को इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। आप सभी लोगों का अगर इस वीडियो में ध्यान से देखते हैं एंड तक, आपको सारी जानकारी यहाँ से समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये गवर्नमेंट जॉब है और राज्य गवर्नमेंट जॉब रहेगी इसमें। लेकिन आप अगर दूसरे राज्य से हैं, सपोज अगर मान लीजिए भारत में ही आप किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो क्या आप सभी लोग एलिजिबल हैं इस जॉब पे? इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। सारा कुछ हम नोटिफिकेशन को पूरा 0 to 100 बेसिक टू एडवांस सारा समझ लेंगे हम यहाँ पर। क्या क्या जानकारी इन्होंने दे रखी है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या काम करा रहे हैं, कौन से पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसियां हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, बाकी सारी जानकारी जो भी यहाँ पर दी गई है आप सभी लोगों को बता दूंगा इस जॉब के बारे में। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये 250 के ऑलमोस्ट वैकेंसी है, ये एक्चुअल नहीं लिखा है आप इसमें ज़्यादा, इसमें थोड़ा इससे कम है, यानी कि 250 से थोड़ी कम वैकेंसी है। वो एक्चुअल नंबर मैं आपको नोटिफिकेशन से दिखा रहा हूँ, वो भी क्या है, इसका नोटिस और बाकी सारी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे आपको दी है, वहाँ से आप जाकर देख लो जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ना, वो एक ऐसा कमीशन है जो कि राज्य भर में स्टाफ सिलेक्शन, यानी कि जो इनको ऑफिस में अपने राज्य भर में जो भी अपने अपने अलग अलग काम, जो भी आपके काम कर रहे हैं पूरे राज्य भर में, अलग अलग चीज़ों के इन्होंने ऑफिस खोले हुए हैं पूरे राज्य भर में। गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने आपके जो भी अलग अलग काम से रिलेटेड ओएसएससी के अंडर आने वाले ऑफिस खोले हुए हैं, उसके रिगार्डिंग ये करते क्या है, यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट करेंगे ओएसएससी के अंदर। जो कि स्टाफ, जो भी स्टाफ काम कर रहा है ऑफिस में, उसके रिलेटेड ये लोग आपसे यहाँ पर फॉर्म भरवा के आपको ये जॉब देने वाले हैं। तो इसी में आपकी जो वैकेंसी निकाली गई, मैं आपको बता देता हूँ वो वैकेंसी कौन सी है। आप देखिए तो ये 18 नवंबर का नोटिस है। इसमें बोला गया है कि वेटल वेटल स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा ये, अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस एंड विटल स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार की भलाई के लिए बनाया जाने वाला विभाग है ये, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा इसको मैनेज करा जा रहा है राज्य भर में, आपके उड़ीसा राज्य में। और जिसके चलते नोटिफिकेशन निकाल के आपको जॉब दे रहे हैं, यानी कि ये पूरे राज्य भर में इनके अलग अलग ऑफिस रहेंगे इस डिपार्टमेंट के, जिसके रिगार्डिंग ये आपसे फॉर्म भरवा के आपको जॉब दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जिनको भी जॉब चाहिए होगा। रही बात आपको इसका नोटिफिकेशन जो है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कहाँ से मिलने वाला है। चलिए हम आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है ये, मतलब कि पूरा इसके अंदर सारी जानकारी है। विटल विटल स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, और ये आपको समझ आ रहा होगा। एप्लीकेशन इनवाइट करी जा रही है, आप समझे तो 24/11 से आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें, और 21/12 तक आपके पास फॉर्म भरने का समय होगा, यानी कि ऑलमोस्ट आप 1 मंथ कह सकते हैं, 4 वीक आप कह लीजिए कि 4 वीक का आपको समय जो है यहाँ से फॉर्म भरने का मिल जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, सेम वही समय रहेगा। रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का देखिए, फॉर्म भरने का तो 1 महीने का समय है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में इन्होंने 3 दिन कम रखे हैं। याद रखिएगा, जो लोग भी 21/12 तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वही लोग 22, 23 और 24 दिसंबर के दिन फॉर्म भर पाएंगे। डेट ऑफ एडिटिंग की बात कर लेते हैं। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपके पास 24/11 से लेकर 27 11 से 27 12 इन्होंने लिख दिया है। यानी ये कह रहे हैं कि फॉर्म क्लोज होने के 3 दिन तक, जैसे फॉर्म आज क्लोज हो रहे हैं तो अगले 3 दिन तक आप उसमें एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। वो भी कुछ ही चीज़ों में चेंज कर पाएंगे, वो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में दे दिया होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना सभी लोग, फिजिकल मोड में आप हार्ड कॉपी कहीं से मत लेना, क्योंकि आपको वो मिलने ही नहीं वाली है। सपोज अगर कोई दे रहा है तो एक फेक, आपको एक फेक तरीके का फॉर्म दे रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन ही फॉर्म भरवा रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं
नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो पोस्ट की बात तो आपको समझ आ गई, पोस्ट का नाम क्या है, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें ये डिपार्टमेंट जो बोल रहे हैं वो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस एंड विटल स्टैटिस्टिक्स उड़ीसा, यानी कि आप समझिए उड़ीसा राज्य है, भारत का राज्य उड़ीसा है, उसके अंदर ये डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड इंटेलिजेंस के अंदर आपकी ये वैकेंसी रहेगी। 234 वैकेंसियाँ हैं, जो मैंने आपको 250 बताई बताई थी उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मतलब ऑलमोस्ट उतनी ही है। 234 लोगों की जॉब है। अभी ऐसे में 16 लोग, 16 ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोग कह सकते हैं कि भाई आपने 16 वैकेंसी एक्स्ट्रा क्यों बता दी। तो भाई एक जनरल तरीके से आपको बताया गया था कि 250 लगभग लगभग वैकेंसियाँ हैं। इसमें ग्रुप सी में वैकेंसियाँ हैं, और इसमें बोल रहे हैं लेवल 4 ऑफ ORSP, यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से ये रखेंगे। 2017 का रीड करना, अगर कोई इससे प्रीवियस डेटा उठा के देख रहा है तो आपको बता दूं, मेल फीमेल कोई भी, तो ये ORSP का 2017 का सैलरी लेवल आप देख लेना, वहाँ पर आपको जो लेवल 4 में सैलरी दिखेगा वो आपका सैलरी यहाँ पर इस पोस्ट पर रहेगा। आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बेस पर अपने फॉर्म के अंदर। फीस फॉर्म की कह रहे हैं आपसे, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट एज पर, ये सभी से पैसे नहीं ले रहे, मतलब आप सभी लोग फ्री में फॉर्म भरिए और जॉब ले लीजिए। रेगुलर बेस के सारे पोस्ट होंगे, सब आपको रोज वहां पर जाना होगा ऑफिस, और रोज रोज जा जाकर आपको काम करने हैं, और आपको ये जॉब मिल जाएगी। ग्रुप सी का पोस्ट है भाई, ठीक है भाई। अगर कोई पूछ रहा है कौन से ग्रुप का, तो ग्रुप सी का पोस्ट है। अपनी एलिजिबिलिटी को सारा चेक कर कर ही फॉर्म भरना, अगर किसी को मतलब पता ही नहीं है एलिजिबिलिटी क्या है और वो फॉर्म भर दे रहा है कैंडिडेट, तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो एक एक चीज जानकारी को देखकर फॉर्म भरे सभी लोग। टू कैंडिडेट्स अबाउट फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड हाउ टू अप्लाई, आपको बताने वाला हूँ आगे कैसे अप्लाई होगा। वैकेंसी आप कैटेगरी वाइज समझ लीजिए। आउट ऑफ विच वुमेन, इन्होंने वुमेन्स भी बता दिए कितने महिलाओं को लेंगे ये जॉब में। सपोज इस पोस्ट में ये कह रहे हैं कि हम 116 ऐसे युवा लोगों को जॉब दे देंगे। 116 में से 40 लोग जिनको जॉब देने वाले हैं वो यहाँ पर सारे के सारे महिलाएं होने चाहिए, तभी उनको जॉब मिलेगी। सेम 9 महिलाओं को जॉब मिलेगी। BCA आपके उड़ीसा राज्य में एक कैटेगरी है, जैसे कि अगर ये शायद SC मतलब अनुसूचित जाति होता है ना, उसी तरीके से इसकी कैटेगरी का फुल फॉर्म वहाँ के लोगों को अच्छे से पता होगा। एक्चुअल में ये बैकवर्ड कास्ट ही है। आप इसमें देख सकते हैं BC का मतलब तो बैकवर्ड कास्ट ही है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 51 वैकेंसियाँ हैं, 17 वहाँ पर महिलाओं को जा रही हैं। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई ये परसेंटेज कैसे डिसाइड कर रहे हैं महिलाओं का, तो ये 33% ये जो है महिलाओं को वैकेंसियाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी आपका ये हो गया है, ये सभी लोग, इतने लोगों को जॉब मिल रहा है यहाँ से। इसमें बात कर लें जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है, मतलब कि सपोज मान लीजिए आप समुदाय, ऐसे समुदाय से हैं कि आप और आपके जैसे ऐसे बहुत लोग हैं देश में, आप ही अकेले नहीं होते हैं कि ट्रांसजेंडर। आप सोच रहे हैं कि हम समाज के सामने कैसे फेस करें, कैसे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है कि आप सभी के लिए यहाँ पर जॉब रहने वाली है। और ना कि सिर्फ मेल फीमेल के लिए है, बाकी के लिए भी है। आपको यहाँ दिख रहा होगा UR, और देखिए SEBC का मतलब है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, यानी कि वो सामाजिक तौर पर तो है ही बैकवर्ड कास्ट, साथ में वो लोग जो हैं वो पढ़ भी नहीं पाए हैं, या फिर एजुकेशनली वो बैकवर्ड पिछड़े हो चुके हैं, वो पिछड़े रह चुके हैं अपने एरिया वाइज, तो वो सब लोग इसमें आ जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी वैकेंसीज रिजर्व, अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई आर्मी या नेवी या फोर्स से उठ के आ रहा है, वो कह रहा है मेरे को ये जॉब चाहिए, जो भी मेल फीमेल कोई भी एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए 7 वैकेंसी, स्पोर्ट पर्सन के लिए 2 वैकेंसी, और डिसेबिलिटी वालों के लिए इन्होंने बोला है टोटल 9 वैकेंसी हैं, 3 महिलाओं को जाएंगी। और डिसेबिलिटी इन्होंने बता दिया है, कैटेगरी सेकंड वाला जो डिसेबिलिटी रहेगा उसके अंदर 3 वैकेंसी, थर्ड वालों की भी 3 और फोर्थ वालों की भी। ये जो कैटेगरी है ये आपको नीचे दिखा दूंगा कौन सी है। कैटेगरी सेकंड में आपका जो है हार्ड ऑफ हियरिंग आएंगे, और सुटेबल एड वाले आ जाएंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी और लेपोरेसी क्योर्ड वाले जो रहेंगे, और ड्वार्फिम्स और एसिड अटैक विक्टिम्स सारी लोग जो भी होंगे उनके लिए भी 3 वैकेंसियाँ हैं, तो आप यहाँ से देख लेना। सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको खुद से देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जानकारियाँ होती हैं नोटिफिकेशन में। ये डिसेबिलिटी वालों के लिए एक पॉइंट रहेगा कि 40% से ज़्यादा परमानेंट वो एक नेचर होना चाहिए डिसेबिलिटी का, कि वो डिसेबिलिटी तो है कैंडिडेट को, लेकिन अगर हम बात करें ऑल ओवर तो 40% से ज़्यादा है। ये एक एक्चुअल आइडिया लगाया जाता है।
अगर आपको स्क्राइब यूज़ करना है उसके लिए। स्क्राइब मतलब कि आप अपना एग्ज़ाम यहाँ मतलब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा इस रिक्रूटमेंट में, और वो आप किसी और से भी करा सकते हैं, दूसरे किसी कैंडिडेट से, जिससे कि आप अगर एलिजिबल नहीं है तो वो कोई और आपका एग्ज़ाम कर सकेगा। एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, गुड करेक्टर है, हेल्थ साउंड हेल्थ जो है, और गुड फिजिक्यू एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट से आप फ्री हैं, बॉडीली इन्फर्मिटीज़ हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो एक से ज़्यादा जीवन साथी ना हो, बस इतना इस बात का ध्यान रखना सभी साथियों, सभी लोगों। तो आप सभी लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। आपको पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए उड़िया लैंग्वेज, क्योंकि वो एक स्टेट का रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ पर लोग ज़्यादातर यही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उस राज्य में। और मस्ट हैव पास मिडल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि आप अपने मिडिल स्कूल को जरूर पास करे हुए होने चाहिए उड़िया लैंग्वेज के तौर पर, लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट के तौर पर, जो कि आपके 10th में रहना चाहिए। मिडिल स्कूल मतलब हो जाता है स्कूल पढ़ते हुए आपने बीच में जो भी एग्जाम दिए उसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं। तो उड़ीसा अगर उड़िया लैंग्वेज नहीं आती तो पहले उसके लिए सारे पॉइंट रीड करना आप सभी लोग। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही रहेगी, ग्रेजुएट्स विद मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, वो सभी लोग, वो सारे के सारे लोग ही, और इट्स इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर वाले एग्जाम वाले भी सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे विद प्रोफिशिएंट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लास्ट डेट से पहले फॉर्म की लास्ट डेट इन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि 24/12 तक फॉर्म भराएंगे, 24/12 से पहले पहले सभी लोग अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट डिग्रीज अगर आपके पास है आप अप्लाई कर दो। सपोज मानिए किसी ने बीएससी मैथमेटिक्स करा या स्टैटिस्टिक्स में करा, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, अगर वो था तो आप सभी लोग फॉर्म भर दो बिंदास होकर, बिना कुछ सोचे आप सभी लोग फॉर्म भर दो। एज की बात कर लें तो ये 21 साल रखी है इन्होंने, 21 से 38 बहुत सही एज रखी है इन्होंने। अगर कोई 30-35 का भी हो रहा है तो 38 साल तक फॉर्म भर पा रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर आप बैकवर्ड कास्टों से आ रहे हैं, SC ST से आ रहे हैं, और खासकर सारी महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो, उनको 38 की बजाय वो 43 कर रहे हैं, और डिसेबिलिटी वालों को वो 38 के बजाय वो उसको 48 कर दे रहे हैं अपर एज में। हाँ, एक बात याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ स्टेट की रिजर्वेशन रहती है। अगर आप दूसरे राज्य में हैं तो आप एक UR के तौर पर फॉर्म भरना, ये आपको बता दे रहा हूँ मैं पहले ही। एक्स सर्विसमैन वाले अपने यहाँ से पॉइंट रीड कर लेना आप सभी लोग। प्लान एंड एग्जाम की बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन इज मोर देन 9,000 प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्टेड, एक प्रीलिम्स करके एग्जाम करवा लेंगे ये आपका MCQ बेस्ड में, टू बी हेल्ड एदर थ्रो OMR में भी ले सकते हैं ये आपका, ये जो MCQ एग्जाम रहेगा प्रीलिम्स का, ये OMR में भी ले सकते हैं, कंप्यूटर में भी ले सकते हैं इस एग्जाम को। क्वेश्चंस और मोड ऑफ ये आपको आगे बता देंगे कि इस एग्ज़ाम में आपके कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, और क्या मार्किंग स्कीम रख रहे हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो आपको आगे इसमें कहा है इन्होंने। इन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस इन्होंने आगे दे दिया है एनेक्सर 3 में, C में। अब आपको बता दूं ये एग्ज़ाम आपका तभी होगा जब 9,000 से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे वीडियो को तो उसके जानकारी लोगों को पता लगेगी, इस हिसाब से लोग फॉर्म ज़्यादा भर देंगे, और ज़्यादा भरने की वजह से ही यहाँ पर ये एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर फॉर्म कम आएंगे तो हो सकता है इस एग्ज़ाम को ना लिया जाए। इन्होंने एक 9,000 का लिमिट रख दिया है। आप सोचिए, आप अब जॉब कितनों को मिलेगी भाई, 234 को, ठीक है, लेकिन फॉर्म आने चाहिए 9,000 एग्ज़ाम कराने के लिए, क्योंकि इनको प्रीलिम्स करा के फिर आगे भेज भेज के एग्ज़ाम में अलग अलग स्टेज रख के, और फिर आपको एक लेवल तक जाके, मतलब सपोज मानिए आप 2-3 स्टेज देंगे तब जाकर ये आपको हटाते हटाते जाएंगे आपके मार्क्स के बेस पर, और टॉप लोगों को ही ले लेंगे, समझ रहे होंगे आप। तो ये आपका इनका जो है पूरा प्रोसेस है आपको जॉब देने का। जिसको भी करना हो आप अप्लाई कर देना, सारे प्रोसेस तो मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ आपको। मेन एग्ज़ाम किन का होगा, मेन एग्ज़ाम प्री पास करने वालों का होगा। मेन एग्ज़ाम 200 नंबर का लेंगे ये, इसका सिलेबस आगे दिखा दूंगा। ये इसमें आपका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अगर आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आप देखते हैं कि वो 1-2 चैप्टर ही होते हैं मैथ्स के अंदर, अगर आप जनरली देखते हैं। हालांकि उसको भी अलग से डिवाइड कर दिया जाता है जब वो जब आप अपनी
11th क्लासेस में चले जाते हैं तो तब वो सब्जेक्ट जो वो खुद का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बन जाता है। और वो अगर आप कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं तो वो तो उसकी अलग ही एडवांटेज होती है, वो एक अलग ही लेवल पर जा रहा होता है सब्जेक्ट। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में ये बोल रहे हैं कि आपसे 50 स्किल टेस्ट आपसे कराएंगे। 50% ऑफ द टोटल मार्क्स शैल बी क्वालिफाइंग मार्क्स। जितने भी मार्क्स की स्किल टेस्ट हो रही है उसमें से 50% ला के आप सभी लोग आगे बढ़ जाना है यहाँ से। हाँ, ऊपर जो मैंने आपको बताया प्री एग्जाम एमसीक्यू, मेंस एग्जाम भी इन्होंने एमसीक्यू बोला है। देखिए देखिए, मेंस रिटन एग्जाम विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप नॉट नेसेसरीली एमसीक्यू टाइप। इन्होंने बोला है मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप तो हो सकता है, लेकिन ये हम जरूरी नहीं कह रहे, नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो एमसीक्यू भी रहे। यानी प्री तो एमसीक्यू है, मेंस का पता नहीं, मेंस एमसीक्यू में भी ले लें या डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ के बिना कोई ऑप्शन दे के आपसे आंसर मांग लें, तो ऐसा हो सकता है। एमसीक्यू क्या होता है भाई? एमसीक्यू होता है आपसे क्वेश्चन दिया, ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शंस देने से ये रहता है, आइडिया लग जाता है कैंडिडेट को, अरे हाँ यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये होगा, ये होगा। इस तरीके से वो अपना आंसर कर पाते हैं आसानी से। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपको बता दूं, ये नंबर ऑफ वैकेंसी के 2 टाइम्स, यानी कि लगभग लगभग 450 के करीब करीब या 60 के करीब ये लोग आपके सीवी के लिए यानी कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे आप लोगों को। मेंस में जो लोग अपना अपना जो भी अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो भी अपना एक अपना जो भी बेस्ट देकर आ रहे हैं वो मेंस के अंदर, उसके बेस पर वो जाएंगे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, 2 गुना ले लेंगे वहां से ये आपको। हाँ, बाकी आप ये पॉइंट रीड करना जरूरी, ये सारे आपके लिए जरूरी रहेंगे। हर इन्होंने रॉन्ग आंसर इन्होंने बता दिया है कि 1/4 रहेगी पेनल्टी इफ 4 ऑप्शन, अगर 3 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन के अंदर तो 1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एंड सो फर्दर मतलब अगर वो 10 ऑप्शन भी दे दें एक क्वेश्चन में, और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगा 1/10। समझ रहे होंगे, ये आपका रहेगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मिनिमम क्वालिफाइंग आपको जैसे चाहिए, इन्होंने बोला है हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्री इफ एनी इज फिक्स्ड बाय प्रीलिम्स के। अगर कोई कमीशन बनाता है आपके, एक लिमिटेड नंबर बना देता है क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर वो बनाए गए और आप उतने ला के पास हो जाते तो उसके मेरिट के बेस पे आप जाएंगे मेंस में। मेंस में तो आपको पता ही है, उसको पास करने के बाद आप सभी लोग जा रहे हैं स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद आपका फाइनल जॉब। समझ रहे होंगे, फिर एक लिस्ट निकाल के आपको जॉब दे दी जाएगी, ये पूरा प्रोसेस है। डेट की बात कर लेते हैं, इन्होंने डेट क्या बोला है, फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर की बात करें तो आप एक साल को 4 टुकड़ों में बांट दो। यानी कि 2024 वाले साल को आप फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका 3 3 मंथ आ जाएंगे। यानी कि शुरू के 3 मंथ यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर अंदर ये आपका एग्जाम कराएंगे प्री का। और इफ कंडक्टेड, या ये कंफर्म मत मानना, होगा ही होगा। फॉर्म अगर 1000 के करीब ही भरे गए तो ये एग्जाम नहीं करा रहे, 9000 कम से कम फॉर्म आने आपकी तरफ से जरूरी रहेंगे। फिर उसके बाद मेंस और बाकी आपका ये चलता रहेगा, यानी कि मिड मिड 2024 तक ये आपके हाथ में जॉब होगी, उससे पहले आप इसको नहीं मान सकते कि आपको मिलने वाली है। जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है ना, जो वहां तक पहुंच गया है, वो ये मत समझना कि आपको जॉब मिल ही रही है। पहले आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद सब कुछ करेक्ट निकले, सारा कुछ सब कुछ हो जाने के बाद ही आप मानना कि आपको जॉब मिल रही है। मेरिट लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे बना रहे हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है कैंडिडेट के लिए रहेगा, आप रीड करना। ये एग्जाम कंप्यूटर में भी हो सकता है, ओएमआर शीट पर भी हो सकता है। एग्जाम किसी पर भी हो, आपका आपका तो भाई देना तो आप ही को है ना, चाहे वो आपसे कंप्यूटर पे ले लें या आपसे एक पेपर पे लिखवा के ले लें, ओएमआर पे ले लें, कैसे भी ले लें, आपको ही देना है, तो आप कैसे भी प्रिपेयर कर लो इसमें। ये एनेक्सर आप इसको देख लेना, इसमें कुछ जानकारियाँ आपके लिए। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करना पहले अपने वेबसाइट पे ईमेल और मोबाइल नंबर से,
उसके बाद OSSC के वेबसाइट पे, उसके बाद अपना जो है नाम, जेंडर और फादर नेम और अपनी एक आईडी प्रूफ दे देना। उसके बाद वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना, लॉगिन कर लेना अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के। वो लॉगिन करने के बाद ही आप तुरंत वहाँ से चले जाना इस पोस्ट को सिलेक्ट करके इस पे अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद आप अपना जो भी आपका मार्कशीट होगा ना ग्रेजुएशन का वो अपलोड करना। उसके अलावा डिग्री अपलोड कर देना, कास्ट अपलोड कर देना, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद फ़ोटो, साइन, और एंड में फ़ीस पेमेंट यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ फ़ीस पेमेंट बिल्कुल नहीं है किसी से। एंड में फिर आपको सिर्फ सबमिट करना है और उसका प्रिंट लेना है, क्योंकि फ़ीस यहाँ नहीं है। बाकी ये कुछ पॉइंट है, आप देख लेना कि कितने साइज़ का फ़ोटो को रखे, साइन को रखे, कौन से फॉर्मेट में रखे, PDF में रखें, JPG में रखें, JPEG में रखें या किस में रखें। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बताया है, सब लोग वहाँ जाके उसको देखें और समझ लें कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ भी कैसे करना होगा। नो ऑब्जेक्शन, NOC ज़रूर आप यहाँ से सबमिट करना। NOC उनको करना है जमा जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के सर्वेंट यानी कि कर्मचारी हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए उड़ीसा उड़ीसा सरकार के अंदर आप मान लीजिए किसी भी विभाग में अगर आप काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप सभी लोग ये जरूर NOC दे देना कि भाई हाँ कि ये इसलिए रहेगा कि आप सपोज मानिए जहाँ काम कर रहे हैं ना, तो उनको ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इसमें फॉर्म भर पा रहे हैं। इन्होंने बताया है कि CV के समय सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, तो ये सारे कागज लगा देना, ये फॉर्म, ये सारे पेपर्स को। और सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स आप देख सकते हैं। अर्थमेटिक्स आएगा 10th लेवल में, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ और टेबल जैसी चीज़ें 10th लेवल की, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी और ये सारी चीज़ें आएंगी। और करंट इवेंट्स, और जिन्होंने इन्होंने कुछ टॉपिकों में लिख दिया है 10th लेवल, तो वो तो 10th लेवल तक का ही आएगा। बाकी जिन्होंने इन्होंने इन लोगों ने स्पेशली बाकी बहुत से ऐसे टॉपिक है जिनमें इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा टॉपिक किस लेवल का है। सपोज ये आप 3 टॉपिक देख रहे होंगे, करंट इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल और इंटरनेट अवेयरनेस, तो भाई ये किस लेवल के आ रहे हैं, तो ये आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे, क्योंकि इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे वही मांगी गई है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें आप जैसे बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, करंट इवेंट्स मतलब कि अभी के समय जो हो रहे हैं, उनकी महत्व, उनके लिए वो आपका क्या महत्व रखते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछा जा रहा है, तो भाई उसमें लेवल का क्या हो सकता है, वो तो जैसा हो रहा है वैसा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चनों का लेवल अलग हो जाता है, लेवलों को घुमा फिरा कर, क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर दे देते हैं, और पूछनी एक ही सेम बात ही है, लेकिन पूरा घुमा घुमा कर भी पूछ लिया तो वो एक टफेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। इस वजह से उसको बोला गया है कि ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है भाई। सिलेबस मेंस का ये रहेगा कि आपका मैथ्स में 50 नंबर का आ रहा है, जिसमें आपका सेट थ्योरी और इट्स एप्लीकेशन, R&F आएगा, नंबर सिस्टम आएंगे, उसके अलावा लीनियर इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, इंटीग्रल और सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और इन सबको जरूर रीड करना, अच्छे से पढ़ लेना पूरा ध्यान से। मैथ्स तो एक्चुअल में पढ़ने की नहीं, प्रैक्टिकल उसको समझने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। स्टैटिस्टिक्स भी 150 मार्क्स का आएगा, जिस पोस्ट का एग्जाम है वही मेंस में 150 नंबर का दे रहे हैं, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स किसी को नहीं हो रही है कोई बात नहीं है, आप इन चीज़ों को जरूर कवर करो, ये आपका मेंस निकलवा देंगे अच्छे से। तो देखिए ये पूरा आपका रहेगा। देखिए इनका कितना लंबा सिलेबस है, आप देख रहे होंगे इस चीज़ को। और रिपोर्ट राइटिंग भी रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया भाई, सिलेबस सबको समझ आ गया होगा, सिलेबस समझ आ गया होगा, क्वालिफिकेशन और बाकी सारी जानकारी समझ, कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी भाई BCA हो, BSc हो, BCom हो, BBA हो, BA हो, कोई सा भी ग्रेजुएट हो, BSc मैथ्स, BSc स्टैटिस्टिक्स, BSc फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कोई भी हो सकता है, लेकिन इतना याद रखना ग्रेजुएशन में एक मैथ सब्जेक्ट हो या फिर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन करते समय, तो आप सभी लोग एप्लीकेबल हैं पूरे देश में। भाई देश ही नहीं, दूसरे जगह पे भी आप करके आए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर दो। एक रिकोगनाइज्ड वो यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आप लेकिन लेकिन खुद आप जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे राज्य वाले UR से भरेंगे, बाकी सेम राज्य वाले अपने कैटेगरी वाइज भर देना।
सपोज आप मान लीजिए रह रहे हैं पंजाब में, मान के चल रहा हूँ मैं, पंजाब राज्य में रह रहे हैं आप, तो पंजाब राज्य वाले लोगों को अगर वो अनुसूचित जाति हैं तो वो यूआर से फॉर्म भरेंगे, एससी से नहीं भरने वाले, क्योंकि उनको एससी से भरने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा वहाँ से। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। अभी इसमें किसी को कुछ ना समझ आया कमेंट में बताना, इस वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके आप लोगों तक पहुंचा देना जानकारी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों ये। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हर जगह तक ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए आपके ज़रिए, जिससे कि लोगों तक अवेयरनेस फैले जॉब के रिगार्डिंग। चलिए मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।